नमस्कार। जनरल साइंस की इस सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ-साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जनरल साइंस में भौतिकी का यह 15वां क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिकी, जिसे हम अंग्रेजी में ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। फिजिक्स लगभग समाप्त होने को है। इस टॉपिक के समाप्त होने के बाद 2 टॉपिक्स आपके बचेंगे, एक आपका इलेक्ट्रिसिटी, एक मॉडर्न फिजिक्स। इसी के साथ में आपका भौतिकी का पूरा सिलेबस जनरल साइंस का यहाँ से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि भौतिकी समाप्त होने के बाद में हम सीधे बायो को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाशिकी से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको आज की इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकाशिकी क्या होता है। प्रकाशिकी साइंस की एक ब्रांच होती है। प्रकाशिकी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके जो गुण होते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका अध्ययन करते हैं। तो वह शाखा विज्ञान की, वह शाखा जिसमें हम प्रकाश, इसके गुणों, इसकी प्रकृति, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। ठीक है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है। प्रकाश जो होता है ऊर्जा का ही एक क्या होता है, रूप होता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। वस्तुएं हम कैसे देख पाते हैं? हमको जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो किस तरीके से दिखाई देती हैं, क्या उसके पीछे की साइंस होती है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें वह वस्तु दिखने लग जाती है। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है। प्रकाश के गुणों के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती हैं? सबसे पहली चीज है कि प्रकाश जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में गति करता है, सीधी रेखा में चलता है। अलग अलग माध्यमों में चाल जो होती है वो प्रकाश की अलग अलग हो जाती है। जैसे हम जनरली ये पढ़ते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। ठीक है। तो जितने भी अलग अलग मीडियम्स होते हैं, जितने भी अलग अलग माध्यम होते हैं, उनमें प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है। ठीक है। तो प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? ये उस माध्यम पर निर्भर करती है जिससे होकर के प्रकाश गुजर रहा होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल और चाल के साथ साथ उसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो भी बदल जाती है। लेकिन याद रखने की एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी प्रकाश गमन करता है, चाल तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो नहीं बदलती है। ठीक है। ये जो प्रकाश के गुण आप पढ़ रहे हैं, अगर कभी यहाँ से प्रश्न बनता है तो स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रकाश की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर ये सारी चीजें पता होंगी तो आप देख पाएंगे कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है। प्रकाश की दिशा में एक सीधी रेखा के रूप में जो फैलाव होता है प्रकाश का, उसको हम बोलते हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। ठीक है। अब जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। तो कुछ यहाँ पर मीडियम्स दे रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में ये लगभग 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। तारपीन के तेल में 2.04 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कांच में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पत्थरों का अगर मिश्रण हो, उससे अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो इसकी जो चाल होगी वो 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास। ठीक है। सॉरी। नाइलॉन में अगर हम देखें तो नाइलॉन में भी जो प्रकाश की चाल होती है वो पत्थरों के मिश्रण के बराबर ही होती है, 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये प्रकाश के गुण हो गए, प्रकाश की प्रॉपर्टीज हो गई। देखिए, हम यहाँ पे मतलब साइंस को इतना मतलब उसको लोड लेकर के नहीं पढ़ना है आपको। जो जनरल साइंस हम पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जहां से हमारे जो भी एग्जाम्स हैं। वैसे जनरली आपको पता है कि मैं यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाता हूं, लेकिन ये जो साइंस की सीरीज है आपको पीसीएस में हेल्प करेगी, या आयोग की जितनी भी परीक्षा हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, वो सारी चीजों में इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जनरल साइंस आपको उस एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो सबके लिए ये जो है इक्वली हेल्पफुल है। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, जैसे आपने ध्वनि का परावर्तन पढ़ा था। ध्वनि के परावर्तन में क्या होता था कि ध्वनि जब
या ध्वनि तरंगें जब गति करती हैं तो वो किसी भी अवरोध से टकरा करके वापस लौटती हैं। तो किसी भी अवरोध से टकरा करके उनका वापस लौटना रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश का परावर्तन भी ठीक उसी तरह होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें अलग होती हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ध्वनि के परावर्तन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये जरूरी नहीं होता कि जिस सरफेस से प्रकाश की तरंगें सॉरी ध्वनि की तरंगें टकरा रही है वो चिकना हो, पॉलिशदार हो, ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं। ठीक है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन अच्छी तरीके से या परफेक्टली तभी होता है जब प्रकाश की जो किरणें हैं वो किसी पॉलिशदार या चमकदार सतह से या चिकनी सतह से टकराती है। ठीक है, तो प्रकाश का किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से सरफेस से टकरा कर वापस लौटना जो होता है उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो क्या होते हैं उसको आप इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, ये जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उतरना है, केवल समझना है सीधे शब्दों में। ये जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है ये एक कोई सरफेस है जिस पर प्रकाश की कोई भी रे या कोई भी किरण जो है प्रकाश की वो इस पे गिर रही है। देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर एरो लग रहा है, तो ये कोई प्रकाश की किरण है जो किसी तल पर जो कि चिकना है या पॉलिश जिस पर की गई है उस पर टकरा रही है और टकरा के फिर ये वापस लौट रही है। तो जो किरण किसी भी सरफेस पर गिरती है उसको बोलते हैं आपतित किरण या गिरने वाली किरण। ठीक है, आपतित का मतलब क्या होगा, ऐसी किरण जो गिर रही है किसी भी सरफेस पे, तो उसको बोलेंगे आपतित किरण। और टकरा करके वापस जब वही किरण लौटती है तो उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं परावर्तन के नियम। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये जो इसका जो माध्य स्थिति होती है या मध्यमान बिंदु होता है इसको हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो पहला रूल ये होता है रिफ्लेक्शन का कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर यहाँ पर किरण गिर रही है और उसी पॉइंट से टकरा करके वापस लौट रही है, ये जो पॉइंट होगा पार्टिकुलर पॉइंट इसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर किरण गिर रही है और उसी से टकरा करके वापस लौट रही है वो आपतन बिंदु है। तो चाहे हम आपतित किरण की बात करें चाहे परावर्तित किरण की बात करें, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है सीधे रूप में, ये तीनों जो है वो एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है परावर्तन का। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो तीनों कैसे होंगे, एक ही तल में होंगे, तभी परावर्तन होगा। आपतन कोण जो होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरा नियम है परावर्तन का। यानी अभिलंब और आपतित किरण, जो किरण किसी सरफेस पर गिर रही है, किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और आपतन बिंदु पर टकराने के बाद में जो किरण वापस लौटती है वो परावर्तित किरण है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, आपका परावर्तित कोण होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा नियम क्या है परावर्तन का, कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई इज इक्वल टू आर। तो ये दो नियम है, दो नियम आपको समझ में आ गए होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, और दूसरा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं दर्पण क्या होते हैं, मिरर। दर्पण कांच की तरह ही होता है और इसकी एक सतह जो होती है, एक सरफेस जो होता है, एक साइड का सरफेस जो होता है उस पर पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, दर्पण हो जाता है। होता ये कांच ही है लेकिन इसकी एक साइड में क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, पेंट वगैरह कर देते हैं, तो ये दर्पण बन जाता है। दर्पणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण किसको कहते हैं, इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो समतल होती है। परावर्तक सतह समतल होने का मतलब क्या है, यानी कोई भी प्रकाश की किरण जिस तल से टकराती है, ठीक है, और उस तल से टकरा करके वापस लौटती है, यानी परावर्तित, परावर्तक सतह जो है वह सतह है जिस पर कोई प्रकाश की किरण टकरा रही है और टकरा करके वहां से वापस लौट रही है। तो जो सरफेस होगा उसको परावर्तक सतह बोलेंगे। तो इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो समतल होती है, किसकी, समतल दर्पण की, प्लेन मिरर की। और दूसरी सतह पर क्या होता है, चांदी या पारे की पॉलिश की हुई होती है। तो एक सतह समतल होगी, दूसरी सतह पर चांदी या पारे की पॉलिश हुई होगी, उसको हम बोलेंगे समतल दर्पण या प्लेन मिरर। बनने वाले प्रतिबिंबों के गुण, समतल दर्पण से जो इमेजेस बनती हैं, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब इमेज बनती है, उसके गुण क्या होते हैं, और यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो
जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उनको मैं समय समय पर आपको यहाँ से बताते रहूँगा। तो हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो समतल दर्पण से जो भी इमेज बनती है या कोई भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। और जो भी इमेज बनेगी उसका जो साइज होगा, आकार होगा, वो हमेशा कैसा होगा, वस्तु के बराबर। जिस वस्तु का इमेज बन रहा है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है किसमें, समतल दर्पण में, वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। यदि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की ओर कुछ दूरी तक विस्थापित होता है, तो वो दूरी हमने क्या मान ली, ए मान ली, कोई भी दूरी हो सकती है। यानी एक दर्पण रखा हुआ है, वो वस्तु से दूर या वस्तु की ओर, वस्तु की ही दिशा में ए दूरी तक विस्थापित होता है, तो प्रतिबिंब जो है वो 2a दूरी तक विस्थापित हो जाता है। मतलब जितनी दूर आप दर्पण से वस्तु को ले जाएंगे, ठीक है, दर्पण जो है वस्तु से जितनी दूर ले जाया जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब है उससे दोगुनी दूरी पर जो है विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी बार पूछी गई है, व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई जो है वो कितनी होनी चाहिए। मतलब जैसे आपके सामने कोई प्लेन मिरर लगा हुआ है, कोई समतल दर्पण लगा हुआ है, आपको क्या करना है, उस समतल दर्पण में अपना पूरा इमेज देखना है, उस मिरर में आपको अपना पूरा इमेज देखना है। तो उसके लिए जो दर्पण की ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ताकि आपको अपना पूरा का पूरा इमेज, अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में दिखाई दे। तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की कम से कम आधी अवश्य होनी चाहिए। व्यक्ति की जितनी ऊंचाई है, मान ली व्यक्ति की ऊंचाई है 2 मीटर, वैसे 2 मीटर का होता नहीं है, मैं मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो 2 मीटर व्यक्ति की ऊंचाई है, तो 1 मीटर का जो दर्पण है, मिरर है, वो अवश्य होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति उसमें पूरा इमेज अपना देख पाएगा। ठीक है, दर्पण को अगर किसी निश्चित एंगल से घुमाया जाता है, दर्पण को किसी निश्चित कोण से घुमाया जाता है, तो जो परावर्तित किरण होती है वो दोगुने कोण से घूम जाती है। एक व्यक्ति एक कमरे के ठीक बीच में खड़ा होकर के अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब, सामने दीवार में कोई समतल दर्पण लगा हो उसमें अगर वो देखना चाहता है, तो दर्पण का न्यूनतम आकार जो है वो दीवार के आकार का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, मैं हमेशा से बताता चला आ रहा हूँ, अब तक मैं 15वीं क्लास कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया है कि देखिए, आपको साइंस का प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको सिर्फ वो चीज पढ़नी है, वो चीज ध्यान देनी है कि जहाँ से प्रश्न बनते हैं। और अक्सर करके आपने परीक्षाओं में देखा है, एग्जाम्स में देखा है कि जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेली लाइफ एग्जाम्पल से जुड़े हुए होते हैं, या दैनिक जीवन में जो भी परिघटनाएं या छोटी छोटी चीजें घटित होती हैं उनसे ही कनेक्ट करके क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक कमरे के ठीक बीच में खड़ा होकर के अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब सामने, मतलब व्यक्ति खड़ा है कमरे में, उसके पीछे क्या है, वो दीवार है और सामने कोई समतल दर्पण लगा हुआ है, तो पूरी दीवार का, जो पीछे की दीवार है, जैसे आप इमेजिन करके देखिए, आप किसी कमरे में खड़े हैं, आपके पीठ के पीछे कोई दीवार है और आपके फेस के सामने कोई समतल दर्पण प्लेन मिरर लगा हुआ है, और व्यक्ति ये चाह रहा है कि पीछे की पूरी दीवार जो है उस प्लेन मिरर में उसको दिखाई दे। तो दर्पण का साइज मिनिमम कितना होना चाहिए, तो दीवार का जितना साइज होगा उसका लगभग 1/3 साइज जो है वो दर्पण का होना चाहिए, और 1/3 साइज अगर दर्पण का होगा तो पूरी पीठ के पीछे की जो पूरी दीवार है उसका पूरा का पूरा इमेज जो है वो प्लेन मिरर में दिखाई देगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु परस्पर 90 डिग्री के कोण पर रखे समतल दर्पणों के बीच में रखी हो, तो वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, और दोनों दर्पण अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो प्रतिबिंब अनंत होंगे, मतलब अनगिनत प्रतिबिंब जो है मिरर में दिखाई देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किरण आरेख में किसी बिंदु से आती किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। आपसे पूछा जाए कि इमेज कहाँ पे बनता है किसी भी चीज का, तो जो डायग्राम होते हैं, किरण आरेख जिसको बोला जाता है, किसी बिंदु से आती हुई किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आ रही हैं, चाहे वो मतलब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आ रही हैं, उसके बाद में चाहे वो परावर्तित हों चाहे वो अपवर्तित हों, और परावर्तित या अपवर्तित होने के बाद में वो जिस बिंदु पर मिलेंगी, या आभास होगा हमको कि इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो वस्तु का जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, वो उसी पॉइंट पर बनेगा। जब किरणें वास्तव में मिलती हैं, मतलब दो दो तरह की सिचुएशंस होती हैं इसमें, एक तो ऐसा होगा कि किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर के वास्तव में किसी पॉइंट पर मिल रही होंगी, और एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर के किसी पॉइंट पर मिलती हुई हमको प्रतीत होंगी। ठीक है, हमको ये आभास होगा कि किरणें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही हैं परावर्तित या अपवर्तित होने के बाद। तो जब वास्तविक रूप में किरणें मिल रही होंगी तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
या आभास हमको होता है कि किरणें मिल रही हैं, तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में समतल दर्पण के उपयोग। और ज्यादातर आपने देखा होगा परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे हम दर्पणों के प्रकार की बात करें या लेंसेज, इसके बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम दर्पण पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम लेंस पढ़ेंगे। तो लेंसों के उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं, या दर्पणों के या अलग अलग प्रकार के दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस तरह के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उपयोग हमेशा ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण के उपयोग कहाँ पे किए जाते हैं? जो आईना आप घरों में यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होता है, आईने के रूप में भी समतल दर्पण का यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज होता है बहुदर्शी में, जिसे कैलाइडोस्कोप कहते हैं। इसके अलावा जो परिदर्शी होती है, पेरिस्कोप यंत्र जो होता है, उसमें भी समतल दर्पण का यूज होता है। परिदर्शी जिसमें ये नाम आया है, पेरिस्कोप जिसको कहते हैं, परिदर्शी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? पनडुब्बी में पानी की सतह, यानी पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, तो पानी की सतह से बाहर की चीजों को देखने के लिए परिदर्शी का उपयोग किया जाता है, पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, गोलीय दर्पणों के बारे में। गोलीय दर्पण होता क्या है? गोलीय दर्पण, देखिए नाम में इसके में क्या आ रहा है, गोलीय मतलब गोले से बना हुआ, तो कांच का कोई खोखला गोला है, उसी का एक पार्ट जो होता है, यानी उसी का एक हिस्सा जो है काट करके निकाल लिया जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे? गोलीय दर्पण बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो स्पेरिकल मिरर होता है या गोलीय दर्पण होता है, ये कांच के किसी खोखले गोले का ही एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जिसके एक सरफेस पर, एक साइड के सरफेस पर, पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और दूसरा सिरा जो है वो क्या कहलाता है? परावर्तक कहलाता है, जहां से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। तो ये दो तरह के होते हैं गोलीय दर्पण, दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ऐसे ही उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण होता है। ठीक है, तो अवतल और उत्तल दर्पण याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी अवतल और उत्तल नाम न देखे अभिसारी और अपसारी टर्म यूज कर दिए जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी हम। तो हमको याद रखना है, अवतल को ही अभिसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल को क्या बोला जाता है? कॉनकेव। उत्तल को बोला जाता है कॉन्वेक्स। अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जिंग, और अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। देखिए भैया, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे टर्म्स जो कि जरूरी होते हैं, जो या मेन टर्म्स जो हैं, वो हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी में भी लिखे जाएं, ताकि कुछ अंग्रेजी मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। और चाहे आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, चाहे हिंदी मीडियम वाले हैं, कोई सा भी आपका मीडियम है, लेकिन आपको जो मेन टर्म्स हैं, चाहे आप किसी भी मीडियम के हैं, आपको दोनों लैंग्वेज में पता होनी चाहिए। मेन टर्म्स, मैं मुख्य टर्म्स की बात कर रहा हूँ, जैसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, इनकी अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों वालों को पता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न इस तरीके की लैंग्वेज में दे रखा होता है कि कभी कभी प्रश्न में कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है, तो आप अंग्रेजी वाला उसका जो फॉर्म है वो देख सकते हैं। अंग्रेजी वाले में दिक्कत हो रही है तो हिंदी वाला देख सकते हैं, क्वेश्चन जब भी आता है। तो ये जो मेन टर्म्स हैं, कम से कम इनकी अंग्रेजी सबको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण के बारे में हम बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन जो होता है, परावर्तन मैंने आपको पहले ही बताया है। परावर्तन क्या है? प्रकाश किरणों का किसी चिकने या पोरेदार तल से टकराकर वापस लौटने का जो प्रोसेस होता है, वही आपका रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। तो अवतल दर्पण को हम कैसे समझेंगे एक लाइन में, कि ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। ये यहाँ पर एक आपको छोटा सा इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये है, इसमें देखेंगे आप एक सतह इसकी उभरी हुई है ये वाली, और ये सतह जो है ये दबी हुई है अंदर। तो जो प्रकाश की किरणें टकराएंगी या जिस सरफेस से टकरा करके उनका परावर्तन होगा, वो दबे हुए तल की तरफ से होगा। और जो उभरा हुआ तल होगा, जो बाहर की ओर उभरा हुआ तल होगा, उस पर क्या होगी? पॉलिश की हुई होगी, उस पर कोई भी पेंट किया होगा, तो वो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, परावर्तन इसमें दबी हुई सतह से होता है। ऐसे ही आप उत्तल दर्पण को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब अवतल समझ लिया तो उत्तल अपने आप समझ में आ जाएगा। अवतल दर्पण में परावर्तक तल जो होता है वो दबा हुआ होता है, उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो उभरा हुआ होता है। देखिए, ठीक है, ये उभरा हुआ तल है, तो इससे जो है प्रकाश की किरणें टकराती हैं। उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। और जो दबा हुआ तल होता है, ठीक है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ तल है, इस पर क्या होती है? पॉलिश की हुई होती है, कोई भी पेंट किया हुआ होता है, कलई की हुई होती है। ठीक है, दोनों में याद रखेंगे, अवतल दर्पण में परावर्तक तल दबा हुआ होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। अब इनके उपयोग देख लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में होता है।
दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। सिनेमा का जो प्रोजेक्टर होता है उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है। दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। सौर भट्टी में इसका यूज होता है। इसके अलावा जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, उनके द्वारा दांतों में जैसे देखते हैं ना, जैसे आपके मुंह में दांतों के बारे में कुछ चेकअप कर रहे हैं वो, तो उसके लिए जो आपने देखा होगा उनके हाथ में एक मिरर देखा होगा, तो वो अवतल दर्पण होता है, जिसकी वजह से वो इमेजेस को देखते हैं बड़ा करके। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? ये सड़क के किनारे जो लैंप लगे होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का यूज होता है। और इसके अलावा जो रियर व्यू मिरर होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए, वाहनों में साइड मिरर जो होता है, पीछे का दृश्य हम देखते हैं, उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एक चीज और बड़ी कह सकते हैं बारीक चीज है कि साइड मिरर की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे वाहन, कार वगैरह या ट्रक वगैरह, कोई भी बड़ा वाहन है, उसके साइड में पीछे की वाहनों को देखने के लिए एक मिरर लगा होता है, वो उत्तल दर्पण है। लेकिन एक मिरर जो है पीछे का व्यू देखने के लिए कहाँ पे लगा होता है? गाड़ी के अंदर भी लगा होता है, देखेंगे ना, है ड्राइवर जहाँ पे बैठा होता है बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एक छोटा सा मिरर लगा होता है, वो उत्तल दर्पण नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण वाली बात कही जा रही है, ये रियर व्यू मिरर के लिए कही जा रही है, इसके लिए जो साइड में लगा होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण की एक खासियत होती है कि ये जो है बहुत कम एरिया में, मतलब बहुत छोटा सा भी अगर कोई मिरर होगा तो वो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है, बहुत सारी चीजों को पीछे दिखा देता है। तो छोटा सा भी मिरर, अब जैसे देखेंगे आप, ज्यादातर मिरर जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, बाइक्स वगैरह में भी, कार वगैरह में भी जो मिरर है वो छोटे होते चले जा रहे हैं। तो कितना भी छोटा उत्तल दर्पण हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, वो पीछे की पूरी सड़क का व्यू, पीछे के आने वाले जितने भी वाहन होते हैं उसका पूरा व्यू आपको दिखा देता है। तो इस वजह से ये जो रियर व्यू मिरर में जो है उत्तल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ये वैसे बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि इनसे ज्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे मैं खुद कह के चल रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न जो है वो नहीं बनते हैं, लेकिन जब आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सब चीज के बारे में आपको पता हो ही तो ये बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो मिरर आपको दे रखे हैं, दो डायग्राम आपको दे रखे हैं। एक इसमें से अवतल या अभिसारी दर्पण है ये वाला, और ये दूसरी साइड में, राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये आपका उत्तल या अपसारी दर्पण है। तो छोटी छोटी परिभाषाएं कि जैसे मुख्य अक्ष क्या होती है, ठीक है, द्वारक क्या होता है, ध्रुव किसको कहते हैं, फोकस दूरी क्या, फोकल लेंथ क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, वो यहाँ से एक ही मिरर से समझ लीजिए, वही चीजें लगभग सेम होती हैं दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए ये जो है कोई दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसको हमने M1 और M2 से प्रदर्शित किया है, और इसी को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक, ठीक है। दर्पण के बिल्कुल केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा जो होती है उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ से दर्पण का बिल्कुल केंद्र, दर्पण का बिल्कुल केंद्र, सेंटर पॉइंट, जहां से होकर के मुख्य अक्ष गुजरती है, उसको बोलते हैं हम पोल, ध्रुव, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से लेकर के, दर्पण के ध्रुव यानी P वाले पॉइंट से लेकर के F है आपका मुख्य फोकस। F क्या है? मुख्य फोकस, मेन फोकस। तो दर्पण के ध्रुव से और मेन फोकस तक की, मेन फोकस कहाँ पे होता है? मेन एक्सिस पे होता है। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक के बीच की जो दूरी होती है वो दर्पण की फोकल लेंथ कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है? फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखेंगे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F इज इक्वल टू R/2, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो चिन्ह किस किस तरीके से लिए जाते हैं जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में? गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के बारे में बात करते हैं। तो किस तरीके से ये ख्याल मैथमेटिकल फॉर्म में यूज करे जाते हैं जब भी आप न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि मेरा एक तरीका रहा है हमेशा से, जब भी मैं आपको चीजें पढ़ाता हूँ तो पूरी चीजें पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी मतलब 1% केसेस में अगर कुछ पूछ लिया जाए तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक दो स्टेटमेंट इसमें से आपके लिए जानने योग्य है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कोई भी बिंब होता है,
बिंब का मतलब है वस्तु, ठीक है। बिंब का मतलब क्या है, बिंब जहां पर मैं यूज कर रहा हूं वो वस्तु है, प्रतिबिंब उस वस्तु का इमेज है। बिंब बिंब का जो एक कह सकते हैं इमेज है या उसका जो प्रतिबिंब है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब बिंब वस्तु हो गया और वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उसको हम बोल देंगे प्रतिबिंब। तो बिंब प्रतिबिंब इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो बिंब या वस्तु जो होता है वो हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, पहली चीज। बिंब या वस्तु हमेशा दर्पण के किस ओर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि दर्पण पर जो बिंब है, ठीक है, बिंब से प्रकाश जो है वो हमेशा बाईं ओर से गिराया जाता है, बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक धनात्मक होती हैं और मूल बिंदु के बाईं ओर जो दूरियां मापी जाती हैं वो सभी ऋणात्मक रूप में ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी लंबवत कहां, ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जो दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं, ठीक है। दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v, u और f ये क्या है, इनका मतलब क्या है। v जो है ये गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वो ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी है। जहां पर वस्तु रखी हुई है, वस्तु की ध्रुव से दूरी जो है वो क्या है, वो u से प्रदर्शित करी जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। f आप जानते हैं फोकस दूरी होती है, जो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी होती है। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है। रेखीय आवर्धन को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे, ये टर्म क्या है, क्या बताता है। तो जो भी प्रतिबिंब होता है और जो भी वस्तु और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, इन दोनों के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब जितनी ऊंचाई का बनेगा और वस्तु की जितनी ऊंचाई होगी, उन दोनों का जो रेशियो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर कुछ याद रखने की चीज है कि अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में से किसी की भी बात करें, उनके लिए जो दर्पण का सूत्र होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, वो एक जैसा होता है। ये जो मिरर फॉर्मूला आपने देखा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो चाहे अवतल दर्पण लें चाहे उत्तल दर्पण लें, दोनों के लिए दर्पण का सूत्र जो होता है वो समान होता है। अगर आवर्धन, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका मान अगर 1 से बड़ा है, रेखीय आवर्धन का मान अगर 1 से ज्यादा है, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। याद रखेंगे, रेखीय आवर्धन का मान अगर 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सदैव सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा। और रेखीय आवर्धन का 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से ज्यादा है। प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा है, वस्तु की लंबाई कम है। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो कम है और वस्तु की लंबाई जो है वो ज्यादा है। तो जब 1 से कम होगा लीनियर मैग्निफिकेशन, तो जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक बन सकता है और हमेशा उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बन सकता है, बराबर बन सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो दोनों चीजों याद रखेंगे। अगर रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, सदैव सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और अगर लीनियर मैग्निफिकेशन का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब वास्तविक, सदैव उल्टा, वस्तु से बड़ा या बराबर या छोटा, कुछ भी हो सकता है। साइज में वस्तु से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी जो दूसरी नेचर है वो हमेशा कैसी रहेगी, वास्तविक और उल्टी रहेगी। वास्तविक बनेगा, रियल इमेज बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। साइज में वस्तु से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में रेखीय आवर्धन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अवतल दर्पण के लिए अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की साइन की बात करें तो वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो मान जो होता है रेखीय आवर्धन का, वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं सर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हमने किस तरीके से समझा था। प्रकाश के परावर्तन में होता था कि प्रकाश की कोई किरण आ रही है, वो किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकरा रही है, टकरा करके वापस लौट रही है, तो ये प्रोसेस जो था वो परावर्तन था। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो क्या करती है वो, जब भी
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, भटक जाती है। और किसी भी प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना है, क्रिया है, उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इमेज की सहायता से इसको थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। देखिए ये कोई कह सकते हैं मध्यमान स्थिति है। इससे ऊपर जो है पहला माध्यम है, माध्यम एक वायु है, और नीचे वाला जो माध्यम है वो क्या है, कांच है। तो प्रकाश की कोई किरण वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। ये रही वो वाली किरण, ये आपतित किरण है। तो जो डॉट डॉट करके मैंने यहाँ पर एक लाइन दिखाई है, ये वह मार्ग है जो कि आपतित किरण का वास्तविक मार्ग है, ठीक है। अगर ये किरण आती तो कायदे से इसको इस मार्ग से गुजरना था, लेकिन हुआ क्या, ये किरण ऐसे करके आई, ये इसका वास्तविक मार्ग है, अपने वास्तविक मार्ग से भटक गई और थोड़ा सा अपवर्तित हो गई, नीचे की तरफ आ गई। तो ये जो किरण कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी, क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से भटक गई है, विचलित हो गई है। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी। प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और प्रकाश की किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब माध्यम जो होता है, देखिए कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो विरल माध्यम होते हैं, कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो सघन माध्यम होते हैं। तो विरल और सघन माध्यम का प्रकाश के वेग से क्या मतलब संबंध है, उसको समझिए। प्रकाशीय विरल माध्यम जो होता है उसमें प्रकाश का वेग जो है ज्यादा होता है, और सघन माध्यम जो होता है उसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कम होता है। तो देखिए विरल और सघन को मतलब सीधे शब्दों में कहें, मतलब अगर साइंटिफिक लैंग्वेज को छोड़ें और सीधा देखें, तो ऐसा माध्यम जिसमें उसके जो कण हैं, जिन कणों से मिलकर के कोई माध्यम बना है, उसके कण कैसे हैं, दूर दूर है। और ऐसा माध्यम ऐसा माध्यम जो कि अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर के बना है, और उस माध्यम के जो कण हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटे हुए, चिपके हुए, गुथे हुए हैं एक दूसरे में। तो वो कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। और जिस माध्यम में कण जो है वो दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम हो जाएगा। तो घना या कह सकते हैं छितरा हुआ, इस तरीके से आप दोनों में अंतर कर सकते हैं। घना मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, कांच है। कांच और वायु में फर्क है, आप सभी जानते हैं। वायु में जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे, वायु भी एक मीडियम है, माध्यम है। इसमें जो माध्यम है, वायु वाला माध्यम हमारा, जिन कणों से मिलकर के बना है, तो वो कण एक दूसरे के बिल्कुल निकट नहीं होंगे, दूर दूर होंगे एक दूसरे से। तो वो एक कह सकते हैं छितरा हुआ या बिखरा हुआ माध्यम है, तो वो विरल माध्यम हो गया। सघन माध्यम वो माध्यम है जिसकी वजह से वो बना है, जिन कणों की सहायता से मिलकर के वो बना है, वो कण एक दूसरे में बहुत ज्यादा चिपके हुए, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है, डेंसिटी उनकी ज्यादा है, तो वो सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर कण जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर होंगे, तो वहां पर प्रकाश आसानी से उस माध्यम से होकर के गुजर सकता है, तो उसका वेग ज्यादा होगा। और जहां पर कणों की डेंसिटी ज्यादा होगी, सघन माध्यम है, और प्रकाश उस माध्यम से होकर के गुजारा जाएगा, तो सीधी सी बात है उसको अपनी स्पीड पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, अवरोध उत्पन्न होगा उसके सामने। तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम हो जाता है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम हो जाता है, ठीक है। सॉरी। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पानी में पड़ी किसी पेंसिल या लकड़ी को बाहर से देखने पर वो थोड़ी तिरछी दिखाई देती है। ये भी आरओ में पूछा गया था, अपवर्तन से ही एग्जाम्पल जो है पूछा गया है। हाल ही में जो आरओ का एग्जाम हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया है। तो पानी में पड़ी किसी लकड़ी या पेंसिल को बाहर से जब हम देखते हैं तो वो थोड़ी तिरछी दिखाई देती है। वो किसके कारण दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। तिरछा दिखाई देने का मतलब क्या है, आप इसी डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपतित किरण जो है वो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो मार्ग उसका ये है, लेकिन इस मार्ग पर न जाकर के वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हुई। तो ऊपर से देख रहे हैं हम, मतलब जैसे हम पानी में कोई पेंसिल पड़ी हुई, तो हम वायु से किस में देख रहे हैं, वायु एक माध्यम हो गया जिसमें हम खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं जहां से कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी हमें कोई वस्तु दिखती है तो वो किस प्रोसेस से दिखती है, कि प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ती है और वहां से परावर्तित होकर के उसका प्रकाश जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है, और जब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो हम जिस माध्यम से पेंसिल को देख रहे हैं जो कि पानी में पड़ी हुई है, तो हम वायु माध्यम में हैं और पेंसिल दूसरे माध्यम में पड़ी हुई है, यानी जल वाले माध्यम में पड़ी हुई है। तो वो आपको टेढ़ी इसी वजह से दिखाई देती है क्योंकि वहां पर अपवर्तन हो रहा होता है। प्रकाश की किरणें वायु माध्यम से जल माध्यम में जाती है और प्रकाश की किरण जो है अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, जिस वजह से पेंसिल या लकड़ी जो पानी में पड़ी हुई है वो हमको टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये एग्जाम्पल पूछा गया है और इसी वजह से मैं हमेशा बार बार आपसे कहता चलता हूँ कि एग्जाम्पल्स पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न जो है एग्जाम्पल से ही बनते हैं। पानी युक्त बर्तन की पेंदी
यानी कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो उसका जो तल होता है नीचे वाला, वो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, तो वो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू को साइड से देखने पर वह वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब एक टर्म आता है आपका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अपवर्तनांक क्या है? ये माध्यम का एक ऐसा गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करने का काम करता है। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये किस पर डिपेंड करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये क्या होता है? ये माध्यम का एक ऐसा गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों तथा आपतित प्रकाश के रंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, मान किस पर डिपेंड करता है? किसी भी चीज का अपवर्तनांक कितना होगा, ये माध्यम पर निर्भर करेगा। इसके साथ साथ जो प्रकाश किरण गिर रही है, आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है, आपतित प्रकाश की कोई किरण है, उसका रंग क्या है, और रंग से मतलब उसकी आवृत्ति से होता है, यानी रंग जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो जो गिरने वाली किरण है, आपतित प्रकाश की किरण है, उसका रंग क्या है या उसकी आवृत्ति क्या है, इस पर जो है उसके अपवर्तनांक का मान डिपेंड करता है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के भी दो नियम हैं, जैसे परावर्तन के नियम हमने पढ़े थे, तो अब यहाँ पे अपवर्तन के नियम देख रहे हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से परावर्तन का नियम होता है, जैसे आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और यहाँ पर परावर्तित किरण की जगह कौन सा टर्म यूज होगा? अपवर्तित किरण, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपतित किरण, ठीक है, जैसे ये कोई आपकी एक कह सकते हैं मध्यमान स्थिति हो गई, एक माध्यम और दूसरे माध्यम के बीच में, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये माध्यम पहला, ये माध्यम दूसरा, कोई आपतित प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है, ये आपतन बिंदु हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये इसका वास्तविक मार्ग है, ठीक है, किरण का। लेकिन ये क्या करेगी? अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, ऐसे आ रही है, अपने मार्ग से हटी, थोड़ा सा इधर आ गई नीचे की तरफ। तो ये जो किरण है ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है। ये तीनों जो है कैसे हैं? एक ही तल में है, ये पहला नियम है। दूसरा ये है कि आपतन कोण, आपतन कोण मैंने क्या बताया था? आई से दिखाते हैं, और अपवर्तित या परावर्तित जो कह सकते हैं कोण है, उसको हम आर से दिखाते हैं। तो आपतन कोण की जिया शब्द यूज होता है, जो मैथमेटिकल या साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे उनको पता होगा। जिया का मतलब क्या होता है? साइन, ठीक है, साइन को ही क्या बोलते हैं हम? जिया बोलते हैं। तो आपतन कोण यानी आई की जिया, जिया का मतलब साइन, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण आर हो गया, इसकी जिया मतलब साइन लगा देंगे आगे। तो आपतन कोण की जिया यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन आर, इनका जो अनुपात होता है, जो इसका रेशियो होता है, वो कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है, ठीक है। और इसी को, इस समीकरण को साइन आई अपॉन साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक, ये जो समीकरण है, इक्वेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। पानी से भरे किसी बर्तन में कोई पड़ा हुआ सिक्का है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। ये वही चीज है जैसे बर्तन की तली भी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद में आता है आपका क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कोई भी प्रकाश की किरण है और वो किस माध्यम से? सघन माध्यम से। और किस माध्यम में प्रवेश कर रही है? विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो आपतन कोण का एक ऐसा मान होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, और इस स्थिति में अपवर्तित किरण सतह को स्पर्श करते हुए निकलती है, सतह को स्पर्श करते हुए निकलती है, और आपतन कोण के इस विशेष मान को ही हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सीधे शब्दों में अगर बोलें तो आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए आपतित जो अपवर्तित किरण होती है, ठीक है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित किरण सतह को स्पर्श करते हुए निकले, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। देखिए ये आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण है, और आपतन कोण अगर 90 डिग्री होगा, आपतन कोण अगर 90 डिग्री होगा, तो ये जो आपतित किरण है,
ठीक है, यहाँ पर टकराएगी और जब टकरा करके लौटेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण जो है बिल्कुल सतह को स्पर्श करते हुए ऐसे इन करके निकल जाएगी। ठीक है, तो आपतन कोण का वह मान, ठीक है, अपवर्तन आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है और इस स्थिति में अपवर्तित किरण सतह को स्पर्श करते हुए टच करते हुए निकलती है, तो इस विशेष मान को ही हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक टर्म आता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी बार प्रश्न पूछे गए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडल की भिन्न भिन्न घनत्वों की परतें एक दूसरे के प्रति सघन व विरल माध्यम का कार्य करती हैं। इन परतों के कारण प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडल में अलग अलग परतें हैं, अलग अलग परतों के अलग अलग घनत्व हैं, डेंसिटी है, तो वे परतें एक दूसरे के लिए किसकी तरह कार्य करती हैं, सघन और विरल माध्यम की तरह कार्य करती हैं। जिस परत का घनत्व ज्यादा है वो सघन परत हो जाती है, सघन माध्यम का कार्य करती है, और जिस परत का घनत्व कम होता है वो विरल माध्यम का काम करती है। तो इसकी वजह से जो प्रकाश का अपवर्तन होगा वो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे जो तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं आकाश में रात में, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स को आपको समझना, ठीक है। तारे की आभासी स्थिति का वास्तविक स्थिति से भिन्न होना, मतलब तारा जिस स्थान पर आपको नजर आ रहा है, आभास हो रहा है कि तारा इस पर्टिकुलर प्लेस पे है, लेकिन वो आपको जो नजर आ रहा है वो अपने वास्तविक स्थान से भिन्न होता है। तारे की जो आभासी स्थिति जो हमको दिखाई देती है वो उसके वास्तविक स्थान से भिन्न होती है, और ये जो परिघटना होती है तारे का अपनी आभासी स्थिति से वास्तविक स्थिति से भिन्न होना, ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित होती है। इसके अलावा अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, मतलब सूर्योदय जल्दी होना और सूर्यास्त देर से होना, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें लगभग 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक वो हमको दिखाई देते रहता है। तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट की जो परिघटना है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की जो परिघटना है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होती है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप याद रखेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में दूसरा पार्ट है इसका, और इसी के साथ आपका ऑप्टिक्स जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आप भी बोर होने लगते हैं, तो यहाँ तक इसको समझिए। यहाँ तक इसका आधा पार्ट हो गया, आधा पार्ट और बचा है, इसको मैं शाम तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा, और क्लास अगर आपको पसंद आता है तभी आप इसको कम से कम अपने 2-4 मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति जनरल साइंस के नोट्स बनाने की सोच रहे हैं, जो भी व्यक्ति जनरल साइंस को एक डिटेल वे में पढ़ने का विचार कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, अगर उन्हें ऐसा लगे। ठीक है, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।